अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अख्तम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिल आखिर तवानाई बहरान पर अवाम का गुस्सा, एहतजाज और नुकसानात को देखते हुए लाहौर में इस बहरान के खात्मे के लिए कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो यकीनन एक खुशाइन बात है, एक अच्छा अमल है। लेकिन क्या ये कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज दे पाएगी? क्या इससे बिजली का जो बहरान है, तवानाई का बहरान है, वो ख़त्म हो पाएगा? सूबों में जो इत्तफाक राय है वो हो पाएगा या आपस की रंजिशों में अवाम में पिसते चले जाएंगे? आप हमें प्रोग्राम में कॉल कीजिए और बताइए कि जो तजावीज़ ज़ेर गौर है, हफ्ते में 2 छुट्टियां करना, मार्केट रात को जल्दी बंद करना और तमाम सूबों में जो शादी हॉल्स हैं 10 बजे बंद करने का हुक्म, ऐसे तजावीज़ आज ज़ेर गौर लाई जाएंगी। क्या इन फैसलों पर अमल होना चाहिए? क्या इन फैसलों पर अमल करके जो तवानाई का बहरान है इसको ख़त्म किया जा सकता है? इस पर आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। साथ ही हम बात करेंगे सदर जरदारी के दौरे भारत को एक जानिब खुशाइन करार दिया जा रहा है, दूसरी जानिब इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इस दौरे से पाकिस्तान और भारत के जो असल मसाइल हैं इनको हल करने में कितनी मदद मिलेगी? क्रिकेट और मुसाफिर डिप्लोमेसी से लेकर ज़ियारत डिप्लोमेसी के इस सफ़र तक हमें क्या कुछ हासिल हो पाया है, इस पर बात करेंगे और एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और ब्रेक के बाद हमें एबटाबाद से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे शौकत सालार और फैसलाबाद से हमारे साथ होंगे मोहिउद्दीन। टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। और आज सबसे पहले हमने प्रोग्राम में बात करनी है तवानाई बहरान के हवाले से। इस हवाले से भी हमें कॉल्स कीजिए और जो तजावीज़ है उन पर अपनी जो राय है, अपना जो रद्द-ए-अमल है वो हमसे शेयर कीजिए। लेकिन सबसे पहले रोज़ाना की तरह खबरें जानेंगे समी साहब से, सईद काजी साहब से। जी काजी साहब। जी, सबसे पहले लियारी की बात करेंगे, जहाँ पे एक हो रहा था ऑपरेशन। और ख़बर ये है कि बेनीलो मराम लौट आई हैं हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, और क्यों लौट आए हैं, क्या वजूहात हैं, क्या किस तरह के राब्ते हैं गैंगस्टर्स के, इस ये एक रिपोर्ट आई है। और ख़ास तौर पे हम लियारी के ज़मीन में ये देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसके पास उससे ज़्यादा बेहतर असला बताया जा रहा है कि उनके पास है जो वहाँ पे लोग। इस पे हम एक सहरा से बात करेंगे। इसके साथ ही एक और अहम खबर, IPPs पैसे नहीं दे सके बैंक्स को क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं हुई। तकरीबन 7.5 बिलियन रुपीस जो हैं वो उन्होंने अदा करने थे, तो एक डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल है। और IPPs ने मुतला कर दिया है जो पानी और बिजली की वजारत है, इस पर बात करेंगे। फिर एक बहुत बड़ा सानिया, उस पर मैं थोड़ा सियाचिन में जो कुछ हुआ, ये कौमी ट्रेजेडी है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हमारी अपनी एक खबर थी जो हमने आगाज़ किया था, लैपटॉप वो ख़रीदे कैसे गए, उस पर एक टेक आया है पंजाब गवर्नमेंट का। परवेज़ रशीद साहब की आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मगर कोई उन्होंने वो सवालात जो उठाए गए थे उन्हें एड्रेस नहीं किया, और अभी वो एड्रेस नहीं हो पाए थे। तो साथ ही ये पता चला कि ये जो तकसीम किए गए हैं इसमें भी कोई फेयरनेस, ये भी मेरिट पे नहीं थे। इस पर बात करें। जी समी साहब। शाज़िया, जनरल पाशा साहब तो रिटायर हो गए ISI से, लेकिन कल एबटाबाद में इमरान खान का जलसा था, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। तो अब आज ये बात करेंगे कि अब उसके जलसे में कौन बंदे भेज रहा है, ये इतने आदमी जो आ रहे हैं, अब कौन सी एजेंसी भेज रही है। इसके अलावा जिक्र करेंगे सिंध में जय सिंध कौमी महाज के जो सरबराह थे बशीर कुरैशी, उनकी मौत हुई एक बड़े पुरस्कार अंदाज में। और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें शायद उनकी मौत में एक फाउल प्ले नज़र आ रहा है। तो ये इस पर बात करेंगे कि सिंध इंटीरियर की पॉलिटिक्स पे इसके क्या असरात होंगे। इसके अलावा सुबह सुबह एक ख़बर आई भूरेवाला से कि एक माँ अपनी 2 साला बच्ची के साथ कहीं जाने के लिए खड़ी थी बस स्टैंड पे, तो एक कार आई और उसको कुचल कर चली गई। तो देखेंगे कि जो हमारे निज़ाम चलाने वाले हैं, हमारे निज़ाम बनाने वाले हैं, अगर वो सिस्टम देते तो इस तरह की हम बात ना होती। तो ये जो आज 2 मौतें हुई हैं और एक पूरा घर तबाह बर्बाद हो गया, इस मौत का कौन ज़िम्मेदार है। फिर इसके अलावा जिक्र करेंगे यास्मीन का, अहमदपुर शर्किया की ये खातून है जो 3 साल से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही थी, अरबाब इख्तियार से अपील कर रही थी कि उसके घर पर बासर अफराद ने कब्ज़ा कर लिया, उसकी मदद की जाए। तो किसी ने 3 साल उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन चंद 1-2 रोज़ पहले जब उसने एहतजाज में अपनी नब्ज़ काटने की कोशिश की तो उसी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया।
कि वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। फिर एक और आज मुल्तान में वाक़या हुआ है जिसमें एक कज़न ने अपनी दुल्हन जो एक अपनी कज़न थी, उसकी शादी थी, उसको जाके तो गोली मारी शादी वाले दिन और फिर ख़ुद भी अपने आप को कत्ल कर लिया। तो ये जो एक समाजी हमारा एक सोशल इशू है कि नौजवानों को पसंद की शादियाँ उनकी नहीं हो पाती, बाज़ औक़ात बिरादरीज़म की वजह से, बाज़ औक़ात जो एक अमीर और गरीब होने का फ़र्क है, और फिर इस हवाले पर ये जो एक सोशल इशू है इस पर भी आज बात सही। सबसे पहले बात करनी है हमने आज तवानाई बहरान पर। अवाम का गम और गुस्सा देखने के बाद आखिरकार आज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन ज़रूरी है समी साहब के सूबों में इत्तफाक राय पैदा हो, फिर ये मसाइल हल। देखें, ये एक अच्छी बात है कि गुफ्तगू की जा रही है और मेरा ख्याल है बड़े अरसे के बाद ऐसे मसले पर बात की जा रही है जो डायरेक्टली आवाम से रिलेटेड है, यानी पावर क्राइसिस। पावर होगी तो कारखाने चलेंगे, बाज़ार खुलेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे एक पूरी हमारी जो मईशत का पहिया चलेगा। बहुत अच्छी ये बात है और इस पर आप जिक्र कर रही थी मुख्तलिफ तजावीज़ का, बजाय इसके कि ये कोई शादी हॉल्स को 10 बजे बंद करें, मार्केट्स को जल्दी बंद करें या कोई और मसला उठाएं। अगर कहीं इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि बिजली जनरेट करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर किस तरीके से फोकस किया जाए ज़्यादा, और जो इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम में जो बिजली के लॉसेज हो रहे हैं या जो चोरी है उसको ख़त्म किया जा सके। अगर तो बात इन मौज़ूआत पर हुई और फोकस रही और इसको सियासतदानों ने सियासत ना बनाया इस पर, क्योंकि आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, ये तमाम जो सियासतदान हैं मसाइल से जो तवज्जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए हर चीज़ को सियासत की नज़र किया जा रहा है। तो आपको लगता है ये तजावीज़ कोई इतनी अहम नहीं है, कोई ज़ेर गौर नहीं आनी चाहिए तजावीज़? नहीं, तजावीज़ आनी चाहिए। इसमें एक तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है जो इनकी है चौधरी शुजात साहब की, NFC अवार्ड जो है उसमें 10% हर सूबा जो है वो गिव अप करे और उससे जो सर्कुलर डेट है, IPPs के जो पैसे हैं, अगर वो सारे पे कर दिए जाएँ तो लोड शेडिंग जो है वो फौरी तौर पर उसका खात्मा किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें एक सूबा भी नहीं मानता तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें कुछ मैं फिगर्स देख रहा था कैसा, अगर आप इजाज़त दें, कि जो गुज़श्ता 4 साल में एक जो चीज़ सामने देखने में आई कि पंजाब और KPK में जो नॉर्दर्न गैस जिसको चलाती है, तकरीबन 36,000 किलोमीटर ये गैस पाइपलाइन बिछाई गई और तकरीबन 750 मिलियन क्यूबिक फुट गैस जो है उसकी कंजम्पशन हो रही है, जबकि उसके मुकाबले में सिंध और बलोचिस्तान में गुज़श्ता 4 साल में सिर्फ 150 मिलियन क्यूबिक फीट जो है वो गैस सार्फिन को मुहैया एक्स्ट्रा की गई है और अभी तक जो बैकलॉग है उनका वो 350 मिलियन क्यूबिक फीट है। अब ये भी देखा जाए ना, तो जिस तरह अब हम बात करते हैं कि पंजाब में CNG का ज़्यादा हो रहा है, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर जो हुकाम ने जो बेसिकली जो वर्क किया है, जिसमें नए कनेक्शन दिए, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि CNG पर कोई पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि जो ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल है वो गैस स्टेशन पर हो रहा है और रूरल एरियाज़ में हो रहा है। बारह ये मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। कैसा सियासतदान अब देखें क्या इस पर फैसला करते हैं? देखें, अगर तो कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करने से सारे मसले हल हो जाते हैं तो हम दिन में 10 कर लेते हैं। एक बिजली एक चीज़ है, एक कमोडिटी है, उसको पैदा करना है। उसको पैदा करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और फिर कुछ रकूमात चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। अब आप जो है ये पॉलिसी और प्लानिंग जो है पहले दिन से ही जब आप गलत कर देते हैं तो फिर जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जिस तरह शुरू में इन्होंने किया, अब क्या है, ये मेरी खबर इससे रिलेटेड है। 9 IPPs डिफ़ॉल्ट कर गए हैं क्योंकि सरकार उन्हें पैसा नहीं दे सकी और वो बैंकों को पैसा नहीं दे पाए। मसला ये है कि इस हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं मगर रियासत खुद इतनी कमज़ोर हो चुकी है। उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वार ऑन टेरर है, वो मिलिट्री की स्पेंडिंग है और दीगर जो है। अब बताया जा रहा है जी कि कोई बजट आ रहा है जो कि रिलेटेड होगा इससे, इलेक्शन से, और लोगों को खुश करने की, पता नहीं कैसे खुश करेंगे। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर ये किया जा रहा है तो आवाम के लिए अप्रिशिएट क्या किया जा रहा है? पहले दिन हमें 4 साल पहले मिनिस्टर वाटर हमने कहा था जी मैं बिजली आपको दे दूंगा 1 साल में। किधर गई वो बिजली? आज फिर हम खड़े, आज वो एग्रेवेट हो गया है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है इशू। आज मसला ये है कि इसकी क्या असरात पैदा हो रहे हैं। इसके असरात ये हो रहे हैं कि जिस तरह अभी हम फैसलाबाद में देख रहे हैं कि वहाँ पे मजदूरों का एक माशी कत्लेआम हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिरती चली जा रही हैं। इन 4 सालों में मुझे ये बताएं, इन 4 सालों में इन्होंने क्या किया सिवाय रेंटल पावर? और ये सुनते रहें कि हर साल बिजली का खात्मा हो जाएगा। मैं इनकी जो डिलीवरी नहीं, लेकिन काजी साहब ये देखें, अगर तमाम पाकिस्तान के सियासतदान और जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठते हैं, एनर्जी ये सिर्फ बिजली से मुतासर नहीं है, एनर्जी पूरी जो हमारी, जिसमें गैस भी है, जिसमें बिजली भी है, अगर उसके हवाले से एक कोई ऐसा फार्मूला बना लिया जाता है मुस्तकबिल की जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और अभी जो कमी है इसको खत्म करने के लिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। कोई नहीं, बैठे रोज बैठा करें, चाय मैं आई सीरियसली डाउट देयर कैपेसिटी टू एड्रेस दीज इश्यूज।
ये आज तक सादे पानी का एक साफ गिलास तो दे नहीं सके। यहाँ पे 83% लोगों को इलाज तो दे नहीं सके। सही, ये कॉलर है हमारे साथ चिश्तिया से, अंजुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शायद सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्रिया। तो मैं चिश्तिया से बोल रहा हूँ और बात ये करनी थी कि चिश्तिया में मंशियात फरोशी बहुत ज़्यादा है और बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ है, इसका मसला है। और काजी साहब और इनसे मैंने बात ये करनी कि कभी मंशियात फरोशी पे भी प्रोग्राम कर लें आप। सही, बहुत शुक्रिया अंजुम, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपका। यकीनन हम इस पर एक प्रोग्राम करेंगे, ये सिर्फ चिश्तिया का मसला नहीं है। ये जो इन्होंने मसले का जिक्र किया है मंशियात का, आप यकीन करें इसमें ये इस कदर खौफनाक मसला है कि शहरों में और ख़ास तौर पर देहातों में, यानी हम समझते थे कि शायद ये शहरों का मसला है, लेकिन अगर आप देहातों में जाएं तो आपको ये हैरानी होगी ये देख के कि बहुत बड़ी एक तादाद हमारे नौजवानों की इस मर्ज में, इस लानत में मुब्तला हो चुकी है। सवाल है क्यों, वाई? देखे ना, जिस वक्त तक आप एक मर्ज की तशखीस नहीं करते तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। एक नशा एस्केपिज्म है, एस्केप करते हैं। यूथ को आगे कुछ नजर नहीं आता, डिग्रियां जेब में, MBA MPA की क्या कहते हैं वो डिग्रियां जेब में डाल के बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। सॉरी, सही, हम तो तवानाई के बहरान पर बात कर रहे थे। फैसलाबाद चलते हैं, मोहिउद्दीन हमारे साथ है। मोहिउद्दीन, एक तरफ आज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दूसरी जानिब यौम स्याह एहतजाज का एक और दिन। आज का दिन एहतजाज का क्या नाम किया जाएगा फैसलाबाद में? बिल्कुल शादिया, आज का दिन भी एहतजाज का नाम किया जाएगा, कल का दिन भी एहतजाज का नाम किया गया था और ये सीरीज़ है प्रोटेस्ट की जो फैसलाबाद में चल रही है। फैसलाबाद में यौम स्याह के नाम पर जो है अब एहतजाज किया जा रहा है और अब बिल्कुल खिलाफ महमूल हो रहा है कि फैसलाबाद में 2 दिन से बिल्कुल पुरअमन तौर पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। कल फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई, तमाम तजारती मराकज़ बंद थे, घंटा घर को भी स्याह गलाफ पहना दिया गया, तमाम शहर के जो बोर्ड्स हैं, इश्तिहारी बोर्ड्स हैं, उनको स्याह कर दिया गया है, तमाम सड़कों के ऊपर बैनर लगे हुए हैं और वो आज भी लगे रहेंगे। आज भी वैसे ही रैलियाँ निकलेंगी, घंटा घर में जुलूस मज़ारे होंगे और ये अभी तक यही कहा जा रहा है कि ये पुरअमन मज़ारे हैं। दूसरी तरफ आप जिस तरह बात कर रहे थे आप लोग और काजी साहब और समी साहब के तवानाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मुख्तलिफ इक़दाम को डिस्कस किया जाएगा। मसला असल में ये है कि जिन लोगों के मुतालबात हैं जब तक उनको साथ नहीं बिठाया जाएगा, जब तक उनकी तजावीज़ को शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक बराह रास्त इस मसले का हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा और ये एहतजाज ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो सनतकार है, इसका मतलब आज जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कुछ ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रही। नहीं तो हो सकता था कि आज की कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर लेते, फैसलों का इंतजार कर लेते, अगर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते तो फिर ये एहतजाज करते। बिल्कुल शादिया, आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा कि ये बहुत पहले 2 हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया गया था कि 10 तारीख को या 9 तारीख को ये होने जा रही है और आज ये हो रही है, लेकिन 8 तारीख से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है और उनकी तरफ से बाकायदा कहा भी यही जा रहा है कि इसमें हल कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर एनर्जी क्राइसिस है, ये तवानाई का बहरान है, जिसमें सबसे अहम बात ये है कि बिजली, गैस और पेट्रोल, ये तमाम चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रॉब्लम में आ रही है। गैस की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। पंजाब में आज इस वक्त भी मैं बात कर रहा हूँ तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद है, 4 दिन गैस मिल रही है। अप्रैल के महीने में जब गर्मी पूरे जोर पर पहुँच चुकी है तो 4 दिन अगर सनत को गैस मिलेगी और 3 दिन बंद रहेगी तो वो सप्लाई का मसला नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। अगर बिजली की बात की जाएगी तो मेरे पीछे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं और बाकायदा सुबाहियत के बोर्ड्स है फैसलाबाद में लगे कि पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है। इसका मतलब है सनतकारों का ये कहना है कि बिजली पंजाब में ज़्यादा बंद की जा रही है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। इसलिए हल इन्होंने खुद बैठ के करना है। यहाँ कोई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी है, अगर पैदावार ही नहीं हो रही और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी खराब है तो क्या नताइज निकलेंगे एनर्जी कॉन्फ्रेंस से, शाम तक आपको भी पता चल जाएगा। सही फैसला। अच्छा, इसमें ये जो बात इन्होंने कही, मोहिउद्दीन ने ये बिल्कुल सही कही कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मसलन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने भी लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये एक शिकायत की है कि आप एक एनर्जी पे कॉन्फ्रेंस करें लेकिन आपने हमें तो एतमाद में नहीं लिया, हम ही ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, यानी पूरी जो इंडस्ट्री जिन्होंने चलाना है। तो थोड़ा सा उसमें गालबन ये चीज़ एक रह गई है, क्योंकि तकरीबन मैं लिस्ट देख रहा था 200 डेलीगेट्स हैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सरकारी हुकाम भी हैं, सियासतदान भी हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन जो चैम्बर्स के नुमाइंदे हैं गालबन उनको नज़रअंदाज किया गया, बुलाना चाहिए था उनको। और चलें, ये कॉन्फ्रेंस ये एक आगाज़ है, तो अभी इस स्टेज पे अगर कुछ चीज़ तय होती है तो फिर बाद में शायद इनपुट उनका लिया जाए, क्योंकि जब तक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका इनपुट इसमें नहीं आएगा उस वक्त तक कोई ऐसा अखबारात की लीड इस हवाले से क्या होती है। मुझे कॉल लेनी है, उसके बाद काजी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। मियां वाली से हैदर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मुझे 2 बातें करनी है कि एक तो ये करनी है कि आज ये कौम के मुजरिम जो इकट्ठे हो रहे हैं बिजली के मसले पे, एनर्जी के मसले पे, इनसे ये पूछा जाए कि 4 साल पहले ये कहाँ थे।
4 साल से डॉक्टर समर मुबारक जैसी शख्सियत ये कह रही है कि थर्कोल को अगर यूज़ करें तो बिजली 1 रुपये यूनिट हो जाएगी, डीजल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अब ये जब इनकी दोबारा से इक़्तिदार की जंग करीब आ रही है तो ये फिर अब ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करके हमें खुश करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, साथ साथ बिजली की वजह से गुर्बत से पिसा हुआ शख्स जो 5 रुपए की दही लाता है वो बिजली ना होने की वजह से शाम तक फ्रिज में नहीं रख पाता, कि वो खराब हो जाता है। तो इन कौम के मुजरिमों को बिठाएं, इनसे पूछें कि ये टेक्निकल लोगों को क्यों नहीं बिठाते। डॉक्टर समर मुबारक को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि कितने दिनों में वो बिजली दे देगा थर्कोल से। सही, बहुत शुक्रिया। इस पे मैं बात देखिए, इन्होंने बात 1 रुपए की बिजली डॉक्टर समर मुबारक ने कहा। इससे पहले जो रिकॉर्डिंग का इशू था उसमें उन्होंने कहा कि हम 1 साल में या चंद सालों में पाकिस्तान का कर्जा रिटायर कर सकते हैं। और फिर मेरी एक और प्रोग्राम में बात हुई, एक और हमारे सेक्रेटरी थे इसके मादनियात के, उन्होंने भी ये बात की कि ये हम कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं। बात यह है 1 रुपए की अगर यूनिट बिकेगा तो फिर बीच में से बाकी माल कौन खाएगा। मसला यहाँ बिजली पैदा करने का नहीं है, मसला यहाँ माल बनाने का। ये है वो बुनियादी, यही वजह है, ये कौमी फरीजा होता है। आपको बाज़ चीज़ें जिसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स जिसे कहते हैं, बिजली है, टेलीफोन है, ये तमाम चीज़ें हैं, इनको आपको करना होता है, रखना होता है। यानी ज़रूरी नहीं होता कि बाज़ चीज़ों से आप मुनाफे ही कमाएं। मिसाल के तौर पर हेल्थ है, अब हेल्थ जो है उसको अगर आप मुनाफे का जरिया बना लेंगे तो अभी जिस तरह बना लिया गया और आप 83% लोगों को आपने नॉन साइंटिफिक मेडिसिन पे लगा दिया, अब इसकी नतायज क्या होते हैं। जब एक इंसान की सेहत अच्छी ना हो तो उसकी इस्तादाद कार नीचे आ जाती है। मैं आपको WHO का फिगर पहले दे चुका हूं कि अगर आप हेल्थ के मौजूदा मेयार को इससे 50% भी ऊपर कर दें तो आपके ग्रोथ रेट में 8 से 9% का फर्क पड़ता है। क्योंकि एक आदमी जब उसकी सेहत अच्छी हो, उसका दिमाग ठीक काम करता है, उसका जिस्म ठीक काम। काई साहब, एक मैं आप जो बात कह रहे हैं ना कि ये सारा माल बनाने का चक्कर है, देखें ये नाअहली इसमें मुझे ज्यादा नजर आती है। क्योंकि शाजिया, जब अगर माल बनाना है तो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसमें माल बनाएंगे ना। तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेशन के शुरू ही नहीं किए इन्होंने, इसलिए ये माल बनाने से ज्यादा मुझे नाअहली जो है वो इसमें ज्यादा नजर आ रही है, और लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग जिसे कहा जाता है वो चीज मुझे इसमें ज्यादा नजर आ रही है। सस्टेनेबल होते हैं ना जब प्रॉफिट्स। मिसाल मैं आपको देता हूं कि मैं 1000 दफा मिसाल दे चुका हूं मगर बड़ी रेलेवेंट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पढ़ी है एक टेस्टिमनी उसकी इरफान खोकर साहब की कि 9 से 10 रुपए इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है LPG की। कितने की आप बेच रहे हैं? माल की तो सारा खेल है, माल ना हो इनसे आजाद भाई लें, जायज प्रॉफिट लें, कौन रोकता है आपको? मगर इनके नाजायज पेट कौन भरे, यही क्राइसिस है। एक ब्रेकिंग न्यूज है कि लोअर कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 चेक पोस्टों पर शिद्दत पसंदों के हमले में एक हवालदार शहीद हो गया है, जबकि 4 एहलकारों को वहां से अगवा कर लिया गया है। लोअर कुरम का यह वाकया है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 चेक पोस्टों पर शिद्दत पसंदों ने हमले किए। इन हमलों में एक हवालदार शहीद हो गया है, जबकि वहां से 4 एहलकारों को अगवा कर लिया गया है। ताज़ा तरीन खबर हमारे पास आई है। इस हवाले से जैसे ही कुछ मजीद अपडेट्स हम तक आएंगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हम बात कर रहे थे तवानाई के बहरान के हवाले से। बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से हमारे साथ मोहिउद्दीन थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सदर जरदारी के दौरे भारत से हमें हासिल क्या हुआ, और ब्रेक के बाद कुछ आपकी मजीद कॉल्स भी लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सदर जरदारी का दौरा भारत, जिसे ज़ियारत डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, इस पर बात तो करते हैं, लेकिन इसी से जुड़ी समी सब 2 मेल्स हैं। पहले मैं वो शेयर कर लूँ। एहसान रावलपिंडी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान सदर को अपना दौरा मुलतवी करना चाहिए था। और साथ उन्होंने कहा कि बिलावल उनके साथ क्यों थे, फन करने के लिए या पाकिस्तानी आवाम के टैक्सेस का पैसा ज़ाया करने के लिए। दूसरी इसी हवाले से मेल है मीरपुर से की है मरियम ने कि टीवी और अखबारात में हर जगह सदर जरदारी के दौरे को निजी दौरा कहा गया। 40 अफराद पर मुश्तमिल ये दौरा, क्या दौरा उनका निजी था? अगर था भी तो ये बता दें कि इस दौरे के अखराजात 40 लोगों के जो उठाए गए सदर जरदारी साहब ने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से खर्च किए, या अवाम के टैक्सेस का ये पैसा था? उनको जवाब चाहिए। शाजिया, जहाँ तक तो ये बात है कि इसका पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा होगा, तो मेरा ख्याल है कि मेरे जहन में तो कोई इसमें शक नहीं है कि अगर दोनों ममालिक आपस में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें और आला सतही गुफ्तगू हो तो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मामलात हैं उन पर यकीनन पेशरफ्त की जा सकती है। बात और गुफ्तगू के ज़रिए ही किसी मसले का हल ढूंढा जा सकता है। अगर एक दूसरे से आप दूर रहेंगे
तो ये आप किसी भी मसले के हल की जानिब नहीं जा सकते। इसलिए किन मेरा मसाइल ख्याल की है आप बात कि करें, असल मसला क्या है? कश्मीर का है, सियाचिन का है, ओवरऑल देखें इस वक्त सरक्रीक का मसला है। आप जो रिलेशनशिप है किसी एक मसले का आप उसको होस्टेज नहीं बना सकते। ओवरऑल इस वक्त जो दुनिया में तरक्की है उसमें ये जो पूरा खित्ता है जिसमें हम हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये सारा अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर मामला हल नहीं करेंगे तो ये जो मुआशी एक अदम इस्तेकाम है, आप देखें हमारे यहाँ किस कदर ये प्रॉब्लम है, दूसरे ममालिक में भी ऐसा ही है। और फिर जो हमारे इश्यूज़ हैं, कश्मीर का इशू है, सरक्रीक है, सियाचिन है, फिर आपस की जो ट्रेड है, ये गुफ्तगू के ज़रिए। और देखें ये बात सुने, गुज़श्ता 7 साल में ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी सदर ने वहाँ पर इंडिया का दौरा किया। और मनमोहन सिंह 8 साल से इंडिया के सदर हैं, वो अब तक पाकिस्तान नहीं आए। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, एक्नॉलेज किया। तो एक जो ये हाफिज सईद के मामले पर भी जो हीट आ रही थी पाकिस्तान को, और अमेरिका इंडिया के जरिए ये हीट देने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर जाकर हीट में कमी नहीं आई। मैं तो भी कह रहे हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई पहली बात तो ये है कि कितना मैंडेट है जरदारी साहब के पास। जाहिर है वो सदर हैं, सुप्रीम कमांडर, सही बताया आपने जो, लेकिन साथ साथ उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि इनके बारे में खत लिखें। रियासत जो है वो आपस में उसके दड़े आप क्या कितनी क्या जब जो जाएंगे, एक होता है ना, एक आपकी मॉरल हैसियत भी होती है, एक सिर्फ प्रेसिडेंसी कुर्सी नहीं होती, जो कौन बैठा है ये भी सवाल होता है। तो ये क्या मसला हल कर सकते हैं? इंडिया को किससे बात करनी चाहिए? 7 दफ़ा मनमोहन सिंह कह चुका है मैं आऊँगा और वो नहीं आ रहा। और लेकिन सवाल ये है, मेरा जो इंटेंशन, जो मेरी बात है बुनियादी, वो ये है कि जो एक एबिलिटी है ना टू डिलीवर, वो सीरियसली इम्पेयर्ड है हमारे रूलिंग क्लासेस की। ये डिलीवर नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी इधर मारते हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि या तो बड़ी क्लियर है, बड़ी हो ना, लाइनें लगी हों जी, ये सदर साहब हैं, ये आर्मी चीफ हैं, ये एग्जीक्यूटिव बैठी है, ये जुडिशरी बैठी है। अब ऐसी खेल नहीं है, ऐसा काम नहीं है। और मैं समझता हूँ ठीक है, मीडिया के लिए एक अच्छा ओकेजन था, जरा लाइव चीजें हमने देखी, आपकी बात नहीं मानता। मैं खत्म कर दूं, आप बोलिएगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई सीरियस ब्रेक थ्रू आपस में, ना आज तक ना ये दोस्ती अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की रूलिंग क्लासेस, ना ये दुश्मनी अफोर्ड कर सकते हैं। दुश्मनी इसलिए नहीं कि दोनों तरफ न्यूक्लियर स्क्रैप पड़ा हुआ है और फिर दोनों तरफ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वहां की जो आर्मी है उसे हम पता नहीं क्या समझते हैं, उसका एक अपना बहुत बड़ा वेस्टेड, वो भी एक सिक्योरिटी स्टेट उन्होंने बना रखी है कश्मीर के हवाले से। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर मसला है कि नाइस दौरों से काजी साहब आपने दिए, निजी दौरा था, तो पैसे किसकी पॉकेट से खर्च हुए? ज़ाहिर है वतन अजीज की पॉकेट से खर्च हुए, और कहाँ से? देखिए, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो काजी साहब ने कह दिया ना कि वो जी उनको मैंडेट नहीं था, उनको ये बात मेरे नज़दीक ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान का सरबराह है, जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एंड दे हैव द फुल मैंडेट। और फिर इस चीज़ को इन्फोर्समेंट करने के लिए जब सदर सरदारी इंडिया पहुँचे तो उससे रात एक कबल जो है वो आर्मी चीफ ने 2 दफ़ा वज़ीर आज़म और सदर से मुलाकात की, और वो इस बात का मज़र था कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो एक पेज पे है, और ये मैसेज वहाँ पर लेके गए। और जो बात हुई वो ओवरऑल जो सारे पाकिस्तान और इंडिया का जो ताल्लुकात हैं उसके तनाजुर में हुई, सारे मामलात पर हुई, और ये फैसला किया गया कि आगे चलकर बातचीत की जाएगी। देखें, ये तो हर दौरे में किया बातचीत जारी रहेगी, अच्छा फिर बातचीत छोड़ के जंग शुरू कर दें, ये कहना चाह रहे हैं? बातचीत करते रहे, जंग शुरू कर नतीजा एक ही है। नहीं, जंग शुरू मैं जंग के जो बात करते हैं उसको मानते नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपकी बातचीत का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला, बिल्कुल, और आइंदा भी मुझे कोई फोर्सिएबल फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा। सेक्रेटरीज पर इस लेवल पर आपकी बड़ी मुलाकातें हुई, गिलानी साहब गए, मुशर्रफ साहब गए, क्या मिला? कुछ मिला? शाजिया, बातचीत का अभी तक नतीजा नहीं निकला, तो भी नतीजे हल करने के लिए आपको बातचीत ही करना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप गुफ्तगू बंद कर दें। ये मुझे समझ नहीं आ रही इस लॉजिक की कि जी पहले नतीजा खेज नहीं तो अब नतीजा ना निकाल, अब बात ना करें। मुझे तो अगर आप वैसे ही जरदारी को बुरा भला कहना है या पाकिस्तान, तो वो काजी साहब आप जो एक फिक्र में बात, मैं अगर सो के उठूं कि मैंने उस बंदे को 2 गालियां, आप बातचीत करें, आप सरकारी पैसों से आना जाना भी रखें, हमें ये उम्मीद मत दिलवाएं। वो जो स्क्रीन से उधर बैठे लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें ये मत बताएं कि इसके बहुत कुछ नतीजे निकलने हैं। दौरा आप तो इतने खफा रहते हैं, किसी पर भी बात करें, घूमे फिरे, टूरिज्म हो रहा है, उतर है। एनर्जी कॉन्फ्रेंस पे बात हो, आप कहते हैं बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। पाकिस्तान का सदर उधर जाए, आप उसकी वजह यह है कि अभी जो कॉलर हमें मियां वाली से कह रहा था, जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किए, मेरा तो यारा नहीं है कि मैं कह सकूं। बात यह है कि ये किन लोगों की बागडोर जो है, हमारे कौम की बागडोर किन इलेक्टेड लोग हैं भाई, ये इलेक्टेड लोग हैं, कमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट हासिल है, रेंटल पावर वाले भी इलेक्टेड थे, नहीं वो इलेक्टेड अरबों रुपए वापस करवाए,
फरमान मलिक भी इलेक्टेड है। नहीं, राजा परवेज इलेक्टेड नहीं थे जो। लाहौर से कॉलर है वहीद हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मेरा एक सवाल है, बेसिकली वो 3 हिस्सों में है, वो ट्राई कि मैं जितनी जल्दी उसको कर सकूं। जी कीजिए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं राय देना चाह रहा हूँ। ये साहब, आई एम सॉरी, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन ये तमाशे हम पिछले 60 साल ही से देख रहे हैं। माजी में तारीख भरी हुई है कि बातचीत हमारी तरफ से बहुत दफा शुरू होती है, लेकिन जब भी वो किसी डेडलॉक का शिकार होती है तो वो इंडिया ही की तरफ से होती है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए। बस ऑप्टिमिज्म इस तरह का शो किया कीजिए कि वो रियल लगे। तो आप इस मत बात किया कर रहे हैं कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि सदर जरदारी साहब के दौरे से इंडिया पाकिस्तान के तमाम मसले हल हो जाएंगे। सही और सवाल मैं बिजली के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ, गैस के हवाले से भी, स्पेशली बिजली के हवाले से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? कोई मुझे ये बता दीजिए कि ये किस फार्मूले के तहत तमाम सूबों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मेरे जहन में एक सवाल ये है कि कल मैं खबरों में ये देख रहा था कि कराची में गैस की कमी की वजह से लोड शेडिंग के बढ़ने का खदशा है, फॉर एग्जाम्पल। सो उसमें ये भी खबर आ रही थी कि इस लोड शेडिंग के बढ़ने की वजह गैस की कमी, अब वो ये नहीं है कि जो पूरे पाकिस्तान में या जो पंजाब में गैस की कमी जा रही है उसी हवाले से वहाँ गैस की कमी हो रही है। वहाँ गैस की कमी की वजह से ही हमेशा बिजली की लोड शेडिंग होती है, और वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उनके अपने इश्यूज की वजह से होती है। वो ये नहीं कि उनको गैस की सप्लाई मेन सप्लाई की तरफ से नहीं जा रहा। तो उसमें ये खबर आ रही थी कि अब जो गैस की कमी की वजह से लोड शेडिंग बढ़ेगी, उसमें सनती जो इलाके हैं कराची के अंदर, उनको भी लोड शेडिंग का कुछ सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब आम दिनों में वहां के सनती इलाकों को बिजली से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गैस की कमी की वजह से लाहौर में भी लोड शेडिंग का मसला है, कराची में भी लोड शेडिंग का मसला है। बहुत शुक्रिया वहीद साहब। जो उन्होंने फार्मूले की बात की ना, तो मैं ये बड़ी उन्होंने एक अच्छा ज़बरदस्त सवाल किया। हमें पंजाब के वज़ीर आला एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, पंजाब के साथ ज़्यादती हो रही है। अब ये जो गैस और ये जो तमाम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला जो हमारी आइनी तरमीम के ज़रिए तय पाया, उसमें जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद दस्तखत किए, NFC अवार्ड पर भी दस्तखत किए, उसमें यह तय पाया था कि जो भी निकल रही है चीज़, गैस है या जो भी मादनियात हैं, जिस सूबे से निकल रही हैं, सबसे पहले उस सूबे का जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी उसका, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो दूसरे सूबे को दिया जाएगा। अब पंजाब में ये जो सारी आपको लोड शेडिंग नजर आती है, उसकी वजह वो फार्मूला है जिसपे पंजाब के वज़ीर आला दस्तखत कर चुके हैं और उस पर मुत्तफिका तौर पर तय करके आए। अब अगर उस वक्त उन्हें यह चीज नजर आ रही थी कि क्योंकि पंजाब में से तो ना तेल निकल रहा है ना गैस निकल रही है, तो यहां पर पंजाब के लोगों को सफर करना पड़ेगा, तो वो मौका था जहां वो पंजाब का मुकदमा लड़ते। उस वक्त तो उन्होंने साइन कर दिए। अब वो सुल्तान राय की तरह आ गए हैं बाहर के, जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। तो ये बुनियादी जो पंजाब के लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं, ये उस फार्मूले की वजह से सफर कर रहे हैं जिस पर खुद मियां शहबाज शरीफ साहब दस्तखत अभी जो कहा जा रहा है कि बिजली की जो तकसीम का इन्होंने जो बात कही ना कॉलर ने, ये भी इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही कि ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। और मैं भी जो बात कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ है जिससे बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। बिलाशुबा गुज़श्ता 60 साल में कोई मामला जो है वो गुफ्तगू के जरिए हल नहीं हो सके, लेकिन फिर भी हमारे पास एक आखिरी यही तरीका है कि गुफ्तगू के जरिए मामला हल किया जाए, क्योंकि जंग जो है वो मसाइल का हल। चलिए अब थोड़ी सी सुनामी की गुफ्तगू की बात करें। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। कल आपने एबटाबाद में जलसा देखा। अच्छा, हाँ, एबटाबाद में इमरान खान साहब, देखें इमरान खान साहब के जब बड़े बड़े जलसे हुए तो उसमें सियासतदानों ने ये कहा, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून, क्योंकि पंजाब में बड़े जलसे हुए थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि नून लीग मुतासर हो रही है, तो उन्होंने कहा जनाब ये पाशा साहब, और फिर बड़ा एक फिक्रा भी दाग दिया था इन्होंने, चौधरी निसार अली खान ने, कि अब जनाब जनरल पाशा के रिटायर होने से एक इनकलाबी पार्टी जो है वो यतीम हो गई है। कल एबटाबाद में जलसा था, मैंने उस जलसे को देखा, उसमें को लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी वो इंतहा की, वही उसके अंदर वो जोश था। और पहली दफा आप एबटाबाद जैसे पसमानदा इलाके में वहां पर खवातीन भी जलसे में मौजूद थी। मेरा ख्याल है हमारे नुमाइंदे अगर लाइन पर हैं उनसे जरा बात कर लें कि वो क्या कहते हैं। जी शौकत, कल का जलसा आपने कवर किया, कितना कामयाबी का तनासुब रहा कल जलसे में एबटाबाद में? जी सादिया, मैं आपको ये बिल्कुल वाज़े तौर पे ये मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ समी इब्राहिम साहब से कि इससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग का हमेशा हर अपने जलसों में ये कहना होता था कि इमरान खान की जो जलसे हैं इनको एजेंसीज जो है वो प्रमोट करती है। लेकिन जो कल का जलसा हमने देखा उसमें एबटाबाद बेसिकली जिस तरह की सिनेरियो रखता है, यहाँ पर पहली दफा ये देखने में आया कि इतनी बड़ी तादाद में खवातीन ने इसमें शिरकत की, बच्चे, बूढ़े
और यूथ ने बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर इमरान खान को एज ए आइडियोलॉजी लोगों ने आकर सुना और धूप में, कड़ी धूप में यहाँ पर अपने मसाइल के लिए और अपने आप को एक तशनगी दूर करने के लिए यहाँ पर लोग बैठे थे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे समी इब्राहिम साहब से भी शेयर करना चाहूंगा कि जो इमरान खान की तंजीमी ढांचा है उसमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन का गैप कल के जलसे में देखा गया है। जो मीडिया का भी बाइकआउट 1 घंटे के लिए किया गया, उसमें भी काफी सारे मसाइल थे, पे कुछ भगदड़ भी मच गई जो जलसे के अंदर हमने देखी है। लेकिन इमरान खान की बातों को लोगों ने बहुत सुना और ये जलसा अनएक्सपेक्टेडली, इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का हजारा डिवीजन 1986 से गढ़ है और इस जलसे ने हजारा की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको तब्दील करके अच्छा शौकत, नौजवान नस्ल को बड़ा फोकस करते हैं, यही एजेंडा रहा है शुरू से इमरान खान का। नौजवान नस्ल कितनी नजर आई कल आपको जलसे में? सादिया, कल की डेट में मैं आपको नौजवान नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल की डेट में हमने देखा बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें अपने घरों के छतों पे बैठी रही और कड़ी धूप में बैठी रही और नौजवान जितने भी थे यहाँ पे पीटीआई के अलावा भी जो लोग आम नौजवान थे उन्होंने भी भरपूर शिरकत की और उन्होंने इस जलसे में तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों ने शिरकत की है, जो बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए एबटाबाद में अच्छा ये बताइए कि जो इस वक्त वहां पर तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा है, क्या वो जो रवायती तौर पर बड़े सियासतदान और बड़े नाम हैं उन पर मुश्तमिल है या बिल्कुल नए लोग हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को वहां पर मैनेज या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? समी साहब, यहाँ पर जितना भी जो तंजीमी ढांचा है वो नए लोग हैं, लेकिन ये इन लोगों में हमने कल जो ऑब्जर्वेशन एज ए जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन गैप है, तंजीमी ढांचा नहीं है जो प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकता है। इमरान खान तो बहुत प्रॉपर और जो बिल्कुल रियलिस्टिक बात करते हैं, लेकिन लोग जो तवक्को रखते हैं वो तंजीमी ढांचा उस सारी चीज के ऊपर पानी फेर रहा है और उसमें बहुत ज्यादा हमने कल गैप देखा है। ये बात इन्होंने जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, आप हमेशा मैं कहता हूँ ना कि लोग कि कैसे आप ये सिस्टम में लोग नहीं चुन सकते। ये देखें, एबटाबाद में एक नई कुव्वत सामने आई है और लोग सामने आए हैं। ये कौम जो है ना, इसी में से लोग निकलेंगे। खतरे की घंटी किसके लिए? नहीं जी, खतरे की घंटी नहीं है। जब मैं नहीं समझता खतरे की घंटी क्या, सारे पाकिस्तानी हैं। अगर जो आजमाए हुए लोग हैं, लोग ये समझ चुके हैं कि ये जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें ये डिलीवर नहीं कर पाती, तो ये देखिए ये एक नई चीज बीच में से निकली है। देखिए ये जो इमरान खान का फिनोमेना है, हम इसे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अट्रैक्ट किया है इन्होंने लोगों को और कर भी रहे हैं। ये डेस्पिरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल हमें नजर आती है। वो शदीद एक ज़रूरत है उनको किसी एक लीडर की। वो देख चुके हैं पीपल्स पार्टी को भी, जरदारी साहब को भी, गिलानी साहब को भी, नवाज शरीफ सब, ये सारे आजमाए हुए लोग हैं और अब वो तलाश कर रहे हैं। ये एक अलग सवाल है, इस पर हम बहस नहीं करते कि ये हम तो चाहते हैं जीते आए वो अपना डिलीवर करें, बट व्हाट इट शोज क्लियरली कि जितनी एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं उनका जो रिकॉर्ड है उसके बायस लोग इंतहाई मायूस हैं उनसे और वो तलाश कर रहे हैं। और बड़ा मुश्किल है इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम में किसी और एक शख्सियत का सामने नमूदार होना और फिर उसकी लार्जर देन लाइफ शक्ल मीडिया तो हर आदमी की नहीं बनाता। लेकिन इसमें देखें ना, इमरान खान का जो नाम है वो एक क्रेडिबल नाम तो है, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, पर नाम है वो क्रेडिबल है। अब किसका नाम? जो राइट लेफ्ट पर उनके साथ लोग शामिल हो रहे हैं वो क्रेडिबल है। देखिए ये बात आपकी सही है कि जो इमरान खान ने कल इस सवाल का जवाब दिया, मैं जलसा मैंने बड़े गौर से सुना उनका। उन्होंने एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में जो भी आना चाहे वो आ जाए, लेकिन टिकट कौन कर लेगा, इलेक्शन कौन लड़ेगा, इसका फैसला तहरीक इंसाफ के वर्कर्स करेंगे और वो पार्टी के इलेक्शन की बुनियाद पर होगा। ये एक बहुत ही खुशाइंद बात थी और मेरा ख्याल है कि ये इस बात का सबूत है शाजिया, मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, आप ये यकीन करें, ये इनको जब पता चल चुका है कि लोगों ने जो मौजूदा सियासतदान ने डिलीवर नहीं किया, दे विल फाइंड ए न्यू ऑप्शन। सही कॉलर है हमारे साथ लाहौर से शफीक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, ये दोनों भाई जो बैठे हैं इन्हें देख के तो लगता है हम खुद टीवी के अंदर जाके बैठे हुए हैं और अपने मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, दूसरा ये है कि मैं ये पाकिस्तानी कौम से भी कहना चाहता हूँ कि हम कब कौम बनेंगे। अगर महातिर मोहम्मद मलेशिया की तकदीर बदल सकता है तो हमें भी कोई मिलना चाहिए। और इस टाइम जो मेरी नज़र में दुनिया पाकिस्तान के अंदर अगर हमें उम्मीद है तो वो इमरान खान से है। अब अगर लैपटॉप पे बिक गए और इंटरनेट के कनेक्शन पे बिक गए, नालियों और सड़कों पे बिक गए, तो फिर हमें भी तो खरीदने वाले ही मिलेंगे ना। तो अब अगर हमने आज भी अपने लिए कोई काम ना किया
एक वोट है जो हमने डालना है, वो भी हमने सही बंदे को ना डाला तो फिर हम तो बिकते ही रहेंगे। सही, बहुत शुक्रिया शफीक साहब। जी काजी साहब, इस पर कमेंट करता हूँ। ठीक, और जो उम्मीद है उनकी, और इमरान खान, हम भी चाहते हैं इमरान खान आए, डिलीवर करें। बिल्कुल समी साहब ठीक कहते हैं, नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इस पुराने लोग आए। मगर मैं बात जो हम शुरू में कर रहे थे, मैंने कुछ खबरें भी आपके साथ डिस्कस करनी थी। क्या वजह क्या है पॉलिटिकल हमारी इस नाकामी की? इसमें एक लियारी को एक मिसाल सामने रख लेते हैं। आज रिपोर्ट आई है कि वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेज नाकाम आ गई हैं। वजूहत क्या बताई जा रही हैं? वजूहत ये बताई जा रही हैं कि वो जो गैंगस्टर्स हैं उनके बड़े हाई अप से रब्ते हैं और उनको पकड़ा नहीं जा सकता। बल्कि एक इस रिपोर्ट का एक हिस्सा ये भी था समी इब्राहिम साहब कि जब एक दो साहब मारे गए और कुछ पकड़े गए तो जो पकड़े गए उन्हें छोड़ दिया गया और बल्कि रैनसम भी दिया गया जो सरकार की तरफ से। तो ये जब सिचुएशन हो, अब हम देख रहे थे चंद दिन पहले खड़े हैं रहमान मलिक साहब कि इस तरह कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ? ये बात है, यही वजह है कि कभी हमें किसी कॉन्फ्रेंस पे एतमाद नहीं रह गया लोगों को। यही वजह है कि इनकी किसी बात पे अब क्यों, उसकी वजह यह कि किसी सतह पे कहीं तो डिलीवर करके आपने दिखाया होता। जहां है हम पीछे के पीछे जा रहे हैं। अभी इसके साथ मैं लैपटॉप की डिलीवरी की भी जरा बात, लैपटॉप डिलीवरी की बात करूं। वो परवेज रशीद साहब आ गए, उन्होंने, मैंने बड़े गौर से सारा एक हरफ 2 दफा पढ़ा। तमाम वो चार्जेस जो लगाए गए थे उसका तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि इसमें प्रोसेसर जो है वो किस क्वालिटी का है। ये अगर हम डायरेक्ट खरीद लेते तो 20,000 रुपए का आना था, 37,000 रुपए का नहीं आना था। इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी देखिए जो दिए गए वो भी मेरिट पर नहीं दिए। छोड़े, जो खरीदे नहीं गए मेरिट पे, वो दिए कैसे जाएंगे मेरिट पे? अच्छा, इसमें एक देखिए, उन्होंने एक जो बात की ना परवेज रशीद साहब ने, मैं कोई पंजाब हुकूमत का कोई बहुत बड़ा वो मैं उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक आज बात कही है कि जिस स्टूडेंट को लैपटॉप दिए गए ना, उनके नाम और कवायद वेबसाइट पे हम जारी कर रहे हैं। अब देखें, अगर एक पार्टी ये कहती है आके इतना ट्रांसपेरेंट वो डिस्ट्रीब्यूशन को बना रही है, तो मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए। और अगर वो सारे नाम आते हैं और आप भी हैं, मैच कर लें, अगर मुस्तहिक लोगों को मिले, भले वो स्कीम के जो पैसे हैं किसी और जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन अगर मुस्तहिक लोगों को मिले लेकिन देखिए, मैं समी साहब की बात मान लेता हूँ। यूं भी एक निसफ सदी से हम तो इंतजार में ही हैं, मजीद कर लेते हैं। सही, एक कॉलर है मेरे से फैसलाबाद से, ताहिर। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, ताहिर जी। ये जो इन्होंने ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए हैं, इन्होंने जो अगस्त के महीने के, जो नवीद कमर साहब ने असेंबली में खड़े होकर बोला था कि वो चार्जेस मैं मौखर कर रहा हूँ, वो वापडा वाले फिर भी ले रहे हैं। ये सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये मैं अपना कल बिल देख रहा था कि उसमें जितना मैंने यानी बिजली खर्च की उससे कहीं ज़्यादा वो चार्जेस हैं, और कई दफ़ा इसको वापस लिया गया और कई दफ़ा फिर इसको जो है इम्पोज। ये बात सही है उनकी, नवीद कमर साहब को, खैर माशाल्लाह, वो तो मूंछों को तौ दे के उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वो मूंछें नीची करके कहने लगे मैंने तो ये कहा ही नहीं था। तो अब उन्होंने कहा कि वो वैसे भी वजीर चार्जेस, वजीर को बिल तो नहीं देना पड़ता ना, उनका तो मामला कुछ और है। वजीर को तो बिल दो वजीर हैं, देखिए 2 वजीर हैं, मूंछों पर बड़ा जोर है। एक पंजाब के राना सनाउल्ला, वो बिल्कुल बैठते हैं यूं करके आके, और एक नवीद कमर साहब सोते भी रहते हैं अक्सर, बड़ी बड़ी मूंछों वाला बंदा आपने बहुत कम देखा होगा असेंबली में सोते हुए, वो सो भी रहे होते हैं। खैर, ये तो अब मैं एक अहम मसला, क्योंकि सिंध की बात हो रही थी, वहाँ पर जय सिंध कौमी महाज के रहनुमा थे बशीर कुरैशी, उनकी मौत वाक़ हुई। वो जा रहे थे सिंध के दौरे पर, एक जगह उन्होंने खाना खाया, मौत हुई, वो अचानक उनको बज़ाहिर दिल का दौरा पड़ा। अब जो पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये है कि उनका शायद वो खाना ठीक नहीं था, उसमें कुछ चीज़ें मिला दी गई थी, एक शक का इजहार किया जा रहा है। जय सिंध कौमी महाज जो है सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बाद तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत है। अब उसके रहनुमा का इस तरह का जो कत्ल है, वो बेसिकली अरबाब इख्तियार और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि अगर ये इसी तरह चला गया तो फिर वो जो अलहदगी पसंद हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। उसके ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि ये पूरी तहकीकात की जाएँ कि किसने, कौन उनके इस वाक़े में, मुकदमे में मुलव्वस था, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी थे और हम पाकिस्तानी इस बात पे बिलीव करते हैं, इजहार राय पे, उनके नजरियात कुछ भी हों, वो पाकिस्तानी थे और एक बहुत बड़े लीडर थे। बिल्कुल, इसकी तहकीकात एक सवाल कर लेता हूँ कि जहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो हमने सारी तफ्तीश का रुख जो है एक कब्र की तरफ कर दिया, बैतुल्लाह महसूद की तरफ कर दिया। जब वो नहीं निकला तो ये कैसे पता चले? चलें, 2 मुकदमों का नहीं भी निकला तो भी हमें तो ये बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका जो है वो सही। मुल्तान वाली खबर मुल्तान की मैं खबर का जिक्र करना चाहता हूँ। 2 वहाँ पर वाक़यात हुए। एक तो बुरेवाला में एक माँ अपने घर से मुरीना बीबी निकली अपने रिश्तेदारों की जानिब जाने के लिए, बस स्टॉप पे खड़ी थी, कार आई और उसको कुचल के चली गई। बज़ाहिर ये एक मामूली सा वाक़या, लेकिन मुझे ये बताएं
उसकी मौत का कौन जिम्मेदार है? किसकी ये जिम्मेदारी है कि सड़कों पर चलते हुए आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है? किसकी ये जिम्मेदारी है कि जो ट्रैफिक लॉ है उसको उसकी पाबंदी को इन्फोर्समेंट करवाना है? किसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर तेज रफ्तारी से गाड़ी चल रही है तो उसको रोका जाए? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो पाकिस्तान के अवाम आज जिसका उन्हें जवाब चाहिए, जिसकी इन्फोर्समेंट चाहिए। और हमारे हुक्मरान बड़ी बड़ी बातों में, और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मीडिया में भी बड़े बड़े लोगों की कहानियां चलती हैं। ये जो 18 करोड़ पाकिस्तान के अवाम रोजाना सड़कों पर मरते हैं, एक खबर की तरह 3 लाइन की खबर एक आती है और उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। इस माइंडसेट की बात कर लें। दूसरा जो एक वाकया हुआ कि शादी वाली रात एक नौजवान आया और उसकी कज़न की शादी थी, मरियम 18 साल लड़की, उसने उसको गोली मारी और उसके बाद खुद अपने आप को गोली मार दी। अब मुझे आप ये बात बताएं कि वो जो बेचारी दुल्हन बनी बैठी थी अपने दूल्हा के इंतजार में, उसने क्या जुर्म किया था? और वो जो लड़का आया उसने उसको मारा और खुद अपने आप को मार दिया। मैंने वहाँ पे नुमाइंदे से जब बात की तो उन्होंने बताया कि उस लड़के ने कई दफ़ा शादी के लिए पैगाम भेजा, रिश्ता नहीं दिया, शायद उसकी वजह कोई गुर्बत हमारी। लेकिन फिर भी ये जो एक माइंडसेट है नौजवानों में इस तरह का, जो काजी साहब एक जिक्र करते हैं, शायद वो फ्रस्ट्रेशन है हालात की वजह से या क्या है? इसमें हालात का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी हालात वाली बात तो ये है कि उस नौजवान ने जो हरकत की वो अब तो वो नहीं रहा दुनिया में। किसी को कोई हक नहीं है किसी की ज़िंदगी लेने का, ना ये मोहब्बत का तरीका है मेरे ख्याल में। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि अगले आदमी को मौत के घाट आप उतार दें। मगर मैं एक इस पर ज़रूर बात करता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक दफ़ा इशफाक सरवर साहब ने एक बात की थी, एक यहाँ वाक़या हुआ था कि रात को शादी के बाद दुल्हन ने खामद को कत्ल कर दिया। तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि यार देखो, पता नहीं क्या हुआ, हम तो नहीं जानते, मगर ये शायद एक ऐसा थप्पड़ है जो समाज के चेहरे पे बड़ा डिजर्विंगली पड़ा है। तो हम लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदा रहने की इजाजत क्यों नहीं देते? और आखिर में मैं जो सियाचिन में हमारे जो भाई फौजी जो हैं वो बर्फानी तोदे तले आके जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनके लिए हमारे दिल रो रहे हैं, हम दुआ गो हैं कि अगर कोई निकल सके उसमें खैरियत से तो निकल आए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात और भी हुई है, जो एक डिप्लोमेसी हुई है कि पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका की जानिब से इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। टेक्निकल जो एक्सपर्टीज आ चुके हैं लेने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें दुनिया के ममालिक के साथ जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उस पर मिलकर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। हम सब दुआ गो हैं कि सियाचिन में जो हमारे जो नौजवान है वो दबे हुए हैं बर्फानी तौदे के नीचे, अल्लाह ताला उनको हिफाजत में, अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि यही वो जवान हैं जिनकी वजह से आज हम हिफाजत में। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।